नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है फीटल सर्कुलेशन। मैं आप लोगों को ऑब्स्टेट्रिक्स जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाऊंगा, और न सिर्फ ऑब्स्टेट्रिक्स का बल्कि अगर हम नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लें तो उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसमें एक नाम आता है फीटल सर्कुलेशन का। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फीटल सर्कुलेशन होता क्या है। तो फीटल सर्कुलेशन को समझने के लिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि एक फीटस क्या होता है। इसके बाद हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अगर हम फीटल सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एडल्ट सर्कुलेशन से क्या है, डिफरेंट है। नहीं तो हम सीधा लिख देते एडल्ट सर्कुलेशन। अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता तो सिर्फ हम इसे सर्कुलेशन बोल देते, लेकिन कोई ऐसा कारण है, ऐसी कई स्ट्रक्चर्स हैं जिनके कारण हम इसे क्या कह रहे हैं, फीटल सर्कुलेशन कह रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेज होंगे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे डिफरेंसेज बिटवीन, इसका मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, डिफरेंसेज बिटवीन एडल्ट एंड फीटल सर्कुलेशन, एडल्ट एंड फीटल सर्कुलेशन। इसके अलावा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो इसे डिफरेंट बनाती है एडल्ट सर्कुलेशन से। तो स्ट्रक्चर्स या हम इन्हें स्पेशल स्ट्रक्चर्स का नाम दे देते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स। फिर हम जैसे ही बेबी का जन्म होता है तो उसके बाद ये जो स्पेशल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो उनकी क्लोजिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्लोजिंग ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। उस हर चीज को पढ़ेंगे कि कैसे बंद होती है। तो इस टॉपिक में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जो फीटल सर्कुलेशन का जो टॉपिक है आप दो चार चीजें रट लो और वो पूरा हो जाता है। अगर हम फीटल सर्कुलेशन को अच्छे से पढ़ें तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। आप इस टॉपिक में अपना कंसेप्ट डेवलप करें, आप इसको सिर्फ रटे नहीं, इसको समझें, और समझते कैसे हैं वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमें हर चीज़ को जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आई वो है हमारा फीटस। सबसे पहली जो चीज़ आई वो है फीटस। तो आप में से लगभग सभी को ये पता है कि फीटस क्या है, मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। अगर हम प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड को डिवाइड करें, अगर ये मैं फर्स्ट ले लूँ, एक तारीख ले लूँ यहाँ पे, और यहाँ पर ये डेट ले लूँ मैं 14th, और ये महीने का लास्ट डेट ले लूँ मैं 28। तो 1 तारीख से लेकर और 14 तारीख तक हो गया, और 14 से लेकर 28 तक 14 टू 28 हो गया। तो 14 टू 28 डेज तक का जो स्ट्रक्चर है वो ओवम कहलाता है। ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी 14th डे से, इस 14th डे को मैं यहाँ पर ओवुलेशन डिनोट कर रहा हूँ। देखो ये टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, किसी में हो सकता है कि 14th डे ओवुलेशन नहीं हो, वो हम बात करेंगे कि कैसे हो सकता है कभी दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ समझते हैं कि जो ओवुलेशन की जो प्रोसेस है, जो ओवम जो बाहर आ रहा है ग्राफियन फॉलिकल से, वो ओवुलेशन कहलाता है। ये 14th डे हो रहा है। उस 14th डे से 28 डेज, मतलब कि ये 14 डेज का टाइम पीरियड हो गया, या हम कहें 2 वीक का टाइम पीरियड हो गया। तो जीरो से यहाँ हम जीरो मानेंगे और यहाँ पर मानेंगे 2 वीक, क्योंकि 2 वीक हो गए 14 डेज में। तो जीरो से 2 वीक तक की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानेंगे, इसे हम सिर्फ सिंपल ओवम के नाम से जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहां से, मतलब कि इससे आगे कौन सा वीक स्टार्ट हो गया, 3rd वीक स्टार्ट हो गया। तो 3rd वीक से लेकर और 8th वीक तक, 3rd वीक से लेकर 8th वीक तक का जो टाइम पीरियड है, इसे हम एम्ब्रियो के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे, एम्ब्रियो के नाम से जानेंगे।
और 8 वीक से लेकर अगर हम बेबी बर्थ तक देखें, बेबी बर्थ तक का जो टाइम पीरियड है, जैसे ही बेबी ने जन्म लिया तब तक का जो टाइम पीरियड है, तो इसे हम, इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानेंगे? फीटस के नाम से जानेंगे। मतलब अब यहाँ पर बेबी क्या कहलाएगा? फीटस कहलाएगा। तो अगर हम सिर्फ सिंपल वर्ड में देखें तो हम कह सकते हैं कि 8th वीक से आगे क्या आएगा? 9th वीक। तो 9th वीक से लेकर और बेबी बर्थ तक बेबी क्या कहलाता है? फीटस कहलाता है। तीसरे वीक से लेकर और 8वें वीक तक बेबी क्या कहलाता है? एम्ब्रियो कहलाता है। तो एक हो गया ओवम, ओवम हो गया 0 to 2 वीक। इसके बाद हुआ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो हो गया वो आपका 3rd वीक से स्टार्ट हो गया, तो 3 to 8 वीक। और इसके बाद में आता है फीटस, तो जो फीटस हो गया वो आपको 9th वीक से स्टार्ट होकर और बर्थ तक। कई बार हम ये गलती कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको एम्ब्रियो को भी 2 वीक से 8 वीक बोल देते हैं, फिर फीटस को 8 वीक से बर्थ बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 8 वीक कंप्लीट होते होते ही एम्ब्रियो कहलाएगा, और जस्ट जैसे ही 9th वीक में ये एंटर करेगा उसके बाद ये क्या कहलाएगा? बेबी फीटस कहलाएगा। तो यहाँ से ये निकल के आया कि जो बेबी है वो 9th वीक से लेकर और बर्थ तक क्या कहलाता है? फीटस कहलाता है। ये है फीटस। इसके बाद इसमें दूसरा जो वर्ड है वो है सर्कुलेशन, उसको समझते हैं। यहां पर सर्कुलेशन का जो मीनिंग है वो है ब्लड से। सर्कुलेशन का जो मीनिंग है वो ब्लड से है, कि हमारी बॉडी के अंदर, मतलब हम फीटल सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं तो फीटस की बॉडी के अंदर, कि फीटस की जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड है वो किस प्रकार से सर्कुलेट हो रहा है। तो ब्लड सर्कुलेट होता क्यों है? पहली चीज, या आप हमारे लिए भी समझ सकते हो कि एडल्ट में भी क्यों होता है। ब्लड का फंक्शन क्या है? देखो ब्लड के काफी फंक्शन होते हैं, वो सभी जानते हैं, लेकिन अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है उनकी बात करें जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्लड ये काम तो सबसे मेन करता है। तो ब्लड सर्कुलेट इसलिए करता है कि बॉडी के सभी पार्ट तक वो ऑक्सीजन को पहुंचाए। इसके अलावा बॉडी के सभी सेल्स तक जो ब्लड है वो फूड को पहुंचाए। ऑक्सीजन और फूड है, दोनों मिलेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी उत्पन्न होगी, और एनर्जी है तो सेल है, अगर एनर्जी नहीं है तो सेल नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन नहीं है तो भी हम नहीं है, और फूड नहीं है तो भी हम नहीं है। ये है कि ऑक्सीजन का जो टाइम पीरियड है वो थोड़े, मतलब कि हमें बहुत जल्दी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। फूड हम अगर कुछ टाइम तक भी नहीं है तो हमारी बॉडी स्टोर रखती है, उसका यूज कर लेती है, लेकिन हमारी बॉडी ऑक्सीजन को स्टोर नहीं करती। इसलिए अगर हमें थोड़ी टाइम तक भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हम, हमारी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है? हमारी डेथ हो जाती है। ये हो गया सर्कुलेशन का मीनिंग। दूसरा कारण ये है, सर्कुलेट ब्लड इसलिए करता है कि जो बॉडी है जब फूड बना दिया तो उससे CO2 बनेगी, और उस CO2 को बॉडी क्या करेगी? बाहर निकालना है उसको बॉडी से, तो वो काम भी कौन करेगा? ब्लड करेगा। ब्लड उस CO2 को कहाँ तक पहुंचाएगा? उस CO2 को लंग्स तक पहुंचाएगा, लंग्स CO2 को बाहर निकालेगा और ब्लड को ऑक्सीजन दे देगा। तो यहाँ पर हमें यही सर्कुलेशन पढ़ना है कि जो ये सर्कुलेशन जो हो रहा है, ये जो सर्कुलेशन की जो क्रिया हो रही है वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि फीटस के अंदर क्यों हो रहा है ये। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं इसमें, कि फीटल को जो सर्कुलेशन, मैं यहां पर जो एडल्ट सर्कुलेशन बोल रहा हूं उसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एडल्ट है भाई, जैसे उसने एडोलसेंस एज को पार कर लिया वो एडल्ट कहलाएगा, आप पढ़ते हो, तो वो वाला एडल्ट नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर एडल्ट का मतलब ये हो गया कि जस्ट आफ्टर बर्थ, जस्ट आफ्टर बर्थ, या फिर हम कहें न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, मतलब कि न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो जो सर्कुलेशन जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो सर्कुलेशन होता है उसमें और फीटस के सर्कुलेशन में क्या डिफरेंट होता है। मतलब कि फीटस के अंदर ऐसी कैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो इसको अलग बनाती हैं। तो वो वर्ड यहाँ पे हमने एडल्ट यूज किया है, क्योंकि एक बार जो सर्कुलेशन बन गया फिर पूरी लाइफ वही रहता है, इसलिए हमने जो वर्ड है वो एडल्ट सर्कुलेशन यूज कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि 18 ईयर तक तो जो सर्कुलेशन है वो फीटस वाला रहेगा और उसके बाद जो सर्कुलेशन है वो क्या क्या हो जाएगा? एडल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना हमारे लिए जरूरी है।
इसके बाद नेक्स्ट जो चीज पढ़ेंगे वो हम डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन एडल्ट एंड फीटल सर्कुलेशन। अगर हम यहाँ पर फीटल सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि कोई तो रीजन होगा ही कि एडल्ट सर्कुलेशन से डिफरेंट है। तो क्या क्या ऐसे चीजें हो सकती हैं जो एडल्ट सर्कुलेशन को फीटल सर्कुलेशन से अलग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एडल्ट सर्कुलेशन, एडल्ट सर्कुलेशन, इधर मैंने लिख दिया फीटल सर्कुलेशन। एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर गैसियस एक्सचेंज का जो काम है, गैसियस एक्सचेंज, वो काम लंग्स करते हैं, जबकि फीटल सर्कुलेशन में यही काम कौन करता है, आपका प्लासेंटा करता है। अब ये क्या चीज है, देखो गैसियस एक्सचेंज का मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी के जो ब्लड है उस ब्लड से CO2 को लेना और अपने ब्लड को ऑक्सीजन को देना। मतलब कि लंग्स क्या काम करते हैं, लंग्स के पास ब्लड जाता है, लंग्स क्या काम करेंगे, उस ब्लड में से CO2 को निकाल लेंगे और उस ब्लड को क्या करेंगे, ऑक्सीजन दे देंगे। वो लेते कहाँ से हैं, एनवायरनमेंट से। CO2 को वापस कहाँ भेज देते हैं, एनवायरनमेंट में। तो गैसियस एक्सचेंज का मीनिंग यहाँ पर ये हो गया कि जो ब्लड है वो लंग्स के पास जाता है, CO2 को दे देता है और बदले में किस चीज का एक्सचेंज करता है, O2 का। मतलब यहाँ पर CO2 का और O2 का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। मतलब ब्लड को, जो ब्लड है वो लंग्स को CO2 दे रहा है और बदले में O2 ले रहा है। तो ये क्या कहलाया, गैसियस एक्सचेंज कहलाया। एडल्ट में ये काम कौन करता है, लंग्स करता है। अब फीटस के अंदर, फीटस के अंदर आप कहोगे कि सर फीटस में लंग्स नहीं होते क्या, मैं कहूंगा हाँ होते हैं, लेकिन फीटस के जो लंग्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, मतलब वो काम नहीं करते। काम नहीं करने का मतलब ये है कि वो गैसियस एक्सचेंज नहीं करते। नो गैसियस एक्सचेंज, नो गैसियस एक्सचेंज। अब वो गैसियस एक्सचेंज नहीं कर रहे, मतलब कि जो फीटस के जो लंग्स है वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे पास ब्लड को मत भेजो, मैं गैसियस एक्सचेंज नहीं करूंगा, मैं आपको क्या नहीं दूंगा, मैं आपको ऑक्सीजन नहीं दूंगा, ना मैं CO2 लूंगा। क्यों नहीं लेगा भाई, क्योंकि वो खुद एमनियोटिक कैविटी में है और एमनियोटिक कैविटी के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट प्रेजेंट नहीं है कि उसे वहाँ ऑक्सीजन मिल जाए और वो ऑक्सीजन मिल जाए और CO2 को छोड़ दे। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि बेबी तो किसके अंदर है, एमनियोटिक कैविटी में। अगर मान लो, एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप मान भी लो ये चीज़ समझने के लिए कि ये बेबी है और ये इसकी एमनियोटिक कैविटी है, अगर इसके लंग्स से काम भी करते तो यहाँ पर इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या फिर ये जो CO2 को बाहर निकालता तो ये CO2 यहाँ से कहाँ जाती। तो अगर लंग्स काम भी करते तो भी उनका कोई फंक्शन नहीं रहता। मतलब इसलिए जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, वो कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं करते। अब कोई नहीं कर रहा तो कोई तो काम करेगा, रिप्लेसमेंट हर चीज का होता है। तो जो काम एडल्ट के अंदर लंग्स कर रहे हैं एक बेबी के अंदर, वही काम कौन करता है, प्लासेंटा करता है। प्लासेंटा क्या करेगा, ये है प्लासेंटा, ये यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये है बेबी। समझने के लिए समझो, ये लो। तो बेबी क्या कहेगा कि भाई लंग्स तो मेरे काम नहीं कर रहे, मेरे जो लंग्स है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने ब्लड को प्लासेंटा तक भेजेगा और प्लासेंटा से यहाँ पर ये जो स्पेस है इसे हम इंटरविलस स्पेस के नाम से जानते हैं और जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं इन्हें हम
विलाई के नाम से जानते हैं। विलाई का मतलब होता है फिंगर्स, तो ये फिंगर्स के जैसे स्ट्रक्चर है इसलिए इनका नाम विलाई हो गया। तो यहाँ पर जब ब्लड आता है तो ब्लड एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन ब्लड के जो कंटेंट हैं वो एक्सचेंज होते हैं। मतलब यहाँ पर मदर का ब्लड है इन स्पेस के अंदर और यहाँ पर बेबी का ब्लड है, तो बेबी क्या करेगा, अपनी मदर से ऑक्सीजन ले लेगा। देखो मदर ऑक्सीजन दे देगी बेबी को, बेबी के पास ऑक्सीजन आ गई और जो CO2 है वो इस स्पेस में आ जाएगा। तो अब गैसियस जो एक्सचेंज का जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, प्लासेंटा कर रहा है। इसके अलावा क्या डिफरेंस हो सकता है, इसके अलावा ये डिफरेंस हो सकता है कि बेबी के अंदर यहां पर है एडल्ट और यहां पर है आपका fetus। बेबी के अंदर जो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट। ये स्पेशल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एडल्ट के अंदर नहीं पाई जाती हैं, यहाँ हम कहें तो उनका रेमिनेंट पाया जाता है, मतलब वो खत्म हो चुकी हैं और फाइबर बन चुकी हैं, नोट प्रेजेंट। अब हम आगे यही पढ़ेंगे कि ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं क्या। देखो ये मेन डिफरेंसेज हैं, सबसे मेन डिफरेंसेज प्लासेंटा वाला ही है। कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि सबसे पहले ये लीवर तक पहुंचता है जो ब्लड है, लेकिन वो मेन डिफरेंसेज नहीं है, वो कोई काम के भी नहीं है, आपको कोई एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन फीटस के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे, जो कि एडल्ट के अंदर नहीं होती हैं। तो ये मेन डिफरेंस जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज से रिलेटेड होता है कि जो प्लासेंटा है उसे प्लासेंटा वो ही काम करता है जो एडल्ट के अंदर एक लंग्स करता है। एक चीज का और ध्यान रखना, एक होता है गैसियस एक्सचेंज या ऑक्सीजनेशन और एक होता है प्यूरिफिकेशन। कई बार हम गलती कर देते हैं, हमारे एडल्ट की ही बात कर रहा हूं मैं, जो लंग्स जो हैं वो गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। मतलब कि वो सिर्फ कौन सा डिपार्टमेंट देखते हैं, वो कहते हैं कि हम सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 वाला डिपार्टमेंट देखेंगे, जबकि प्यूरिफिकेशन वो ब्लड है। ठीक है, इसको हम ऑक्सीजनेशन भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजनेशन। प्यूरिफिकेशन का काम करती है किडनी, वो कहती है कि आप हमारे पास भेजो वेस्ट प्रोडक्ट और इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से आउट करने का काम हम करेंगे, आउट फ्रॉम बॉडी। ये काम कौन करता है, किडनी। तो प्यूरिफिकेशन का काम करता है किडनी और ऑक्सीजनेशन या गैसेस एक्सचेंज का काम कौन करता है, लंग्स करता है। और फीटस के अंदर कुछ मात्रा में जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा भी क्या करता है, किडनी की जगह कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट का वो प्लासेंटा के थ्रू जो मदर है उस अपनी किडनी के द्वारा बाहर निकालती है, प्लासेंटा भी पहुंचा देता है और प्लासेंटा से बाहर निकल जाती है। अब हम पढ़ते हैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में ही कि क्या है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन मदर की जो यूट्राइन जो आर्टरीज हैं वो ब्लड को छोड़ती हैं स्पेस के अंदर, यहां पे छोड़ दिया उसने, ये है आपका प्लासेंटा। यहां पर ब्लड को छोड़ दिया, ये ब्लड देखो, ये जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं प्लासेंटा के अंदर, इन्हें हम विलाई कहते हैं। विलाई का मतलब यहाँ पर फिंगर से होता है, विलाई कर यहाँ पर किससे है, फिंगर से होता है। फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, विलाई पड़ा। दो विलाई के बीच में जो स्पेस पाया जाएगा इसे हम इंटरविलस स्पेस कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इंटरविलस स्पेस। मदर अपना ब्लड छोड़ेगी, ये ब्लड इंटरविलस स्पेस में आएगा, यहां से इस इंटरविलस स्पेस से एक अम्बलाइकल वेन,
इस इंटरविलस स्पेस से एक अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। कैसे ब्लड को लेकर जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और इसका नाम है अम्बिलिकल वेन। किसकी तरफ लेके जा रही है? अभी थोड़ा सा समझते हैं, सिर्फ बेबी के पास। धीरे धीरे हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ये एक अम्बिलिकल जो वेन है, ये जो प्योरीफाइड जो ब्लड है, यहाँ प्योरीफाइड नहीं कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है और प्योरीफाइड भी, क्योंकि यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका भी एक्सचेंज हो रहा है, तो दोनों चीजें कहेंगे हम, यहाँ प्योरीफाइड भी कहेंगे और ऑक्सीजनेटेड भी। इस ब्लड को ले जाने का काम कौन कर रही है? ध्यान रखना, वेन कर रही है, जबकि हम पढ़ते हैं कि आर्टरी करती हैं। अभी हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही बेबी से दो आर्टरी आती हैं, दो क्या आती हैं? आर्टरी आती हैं। ये एक और ये वाली, तो ये दूसरी वाली। ये डायरेक्शन दे दिया मैंने इनको कि इसका डायरेक्शन ऐसे है और इसका डायरेक्शन ऐसे है। रेड कलर का मतलब ये हो गया कि ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, और यहाँ पर ब्लू जो कलर है उसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड है। इसका भी कलर मैं रेड ही कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज न हो, ये भी रेड है। ठीक है, ये है आपके अम्बिलिकल आर्टरी। तो हमने पढ़ा कि अम्बिलिकल वेन तो है एक और अम्बिलिकल आर्टरी है दो। मैं आपको याद करवा दूंगा, आप कई बार आप पढ़ चुके होंगे, हर बार कंफ्यूज हो जाते हो, भूल जाते हो कि आर्टरी क्या है, वेन कितनी है। अभी हम इसको कंसेप्ट वाइज समझते हैं, फिर एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं आपको। यहां से क्या होता है कि इंटरविलस स्पेस से जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो इनके अंदर आ जाता है, और ये जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि इंटरविलस स्पेस से सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ब्लड का एक्सचेंज नहीं होता है, ब्लड का एक्सचेंज नहीं होता है। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि कभी भी प्लासेंटा के थ्रू ब्लड का एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ एक्सचेंज होता है किनका? ऑक्सीजन का, CO2 का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पर जो इसके अंदर से जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, नोट ब्लड। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नो एक्सचेंज ऑफ ब्लड, नो एक्सचेंज ऑफ ब्लड। ब्लड का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। ध्यान रखना, ब्लड का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। यहाँ से ऑक्सीजन लेगा और ये क्या करेंगे? यहाँ पे CO2 को छोड़ देती हैं। CO2 आ गया, मदर के ब्लड से ऑक्सीजन मिल गई, और इधर जो अम्बिलिकल जो आर्टरीज है उन्होंने CO2 को छोड़ दिया इंटरविलस स्पेस में। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि अगर अम्बिलिकल आर्टरी और अगर अम्बिलिकल वेन की हम बात करें, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन में से प्रेशर किसका ज्यादा होता है? जो प्रेशर है वो किसका ज्यादा होता है? अम्बिलिकल आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होता है या फिर अम्बिलिकल वेन का प्रेशर ज्यादा होता है? तो आप इसको एक बार याद भी कर लोगे और रट भी लोगे, लेकिन आप इसको समझोगे नहीं, तब तक हमेशा के लिए याद नहीं कर पाओगे। तो हमारा समझना जरूरी है। देखो, जो अम्बिलिकल जो वेन है, यहां से ब्लड जा रहा है, और इस जाने वाले ब्लड का प्रेशर कौन बना रहा है? तो इसका जो प्रेशर जो बनाता है वो विलाई बनाती है। प्रेशर कौन बनाती है? विलाई बनाती है। आप कहोगे सर कैसे, ये तो ऐसे खड़ी है, ऐसे कैसे प्रेशर बनाएंगी? तो ऐसे नहीं होता, काफी सारी विलाई पाई जाती हैं, और ये विलाई आपस में, देखो इस इंटरविलस स्पेस में मदर के ब्लड को ही क्या करती है? मिक्स। बेबी का ब्लड नहीं, मदर के ब्लड को ऐसे ऐसे मिक्स करती हैं, और ये स्पेस के अंदर ये आर्टरीज ऐसे ऐसे मिलती हैं। तो उसके कारण क्या होता है? इनके मूवमेंट के कारण, विलाई के मूवमेंट के कारण, यहां पर विलाई के मूवमेंट के कारण जो अम्बिलिकल जो वेन है इनके अंदर प्रेशर जनरेट होता है। क्या होता है? प्रेशर जनरेट होता है, और इस प्रेशर के थ्रू जो अम्बिलिकल जो वेन है उससे ब्लड बेबी तक पहुंचता है।
और जब हम हमेशा जानते हैं, अगर हम आर्टरी और वेन की बात करते हैं तो उसमें हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि आर्टरी ऐसी होती हैं जो हार्ट के प्रेशर का यूज करती हैं, आर्टरी हार्ट के प्रेशर का यूज करती हैं, और जो वेन है उनके पास हार्ट का कोई प्रेशर नहीं होता, वो वॉल्व के द्वारा प्रेशर बनाती हैं। तो ऐसा ही यहाँ हो रहा है, देखो ये वेन है लेकिन इसके पास हार्ट का प्रेशर नहीं है। अम्बिलिकल आर्टरीज क्या करती हैं कि यहाँ पर बेबी का जो हार्ट है, बेबी का जो हार्ट है वो हार्ट इन अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर प्रेशर बनाता है। मतलब कि इस प्रेशर के थ्रू अम्बिलिकल आर्टरी का जो ब्लड है वो यहां तक इन विलाई तक पहुंचता है। तो प्रेशर किसका हुआ? हार्ट का, और आर्टरी हमेशा क्या बनाती है? प्रेशर बनाती है। बस यहां पर जो डिफरेंस है वो इस चीज का है कि यहां पर जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, जबकि जो आर्टरी हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन विलाई तक पहुंचा रही है। ध्यान रखना, हार्ट का देखो कोई ऐसा काम तो है नहीं कि भाई हार्ट ऑक्सीजनेशन करता हो, नहीं, ऑक्सीजनेशन का काम भी नहीं कर रहा। हार्ट कभी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता हो, नहीं, वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर नहीं निकालता। तो हार्ट क्या काम करता है? हार्ट कुछ नहीं करता। हार्ट एक छोटा सा काम करता है, जैसे हमारे घर पे एक हमारी पानी की जो मोटर है वो उस पानी को नीचे से ऊपर तक टंकी तक पहुंचाती है, बस वो ही काम कौन करता है? हार्ट करता है। एडल्ट के अंदर भी, बेबी के अंदर भी। वो पानी ऐसे तो है नहीं कि पहुंचेगा, सीधा ऐसे ही पहुंच जाएगा, उसके लिए चाहिए प्रेशर। तो ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई करने के लिए हार्ट होता है। हार्ट एक क्या है? एक मशीन है, एक पंप है। पंप के थ्रू वो प्रेशर क्रिएट करता है, उस प्रेशर से पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है? ब्लड पहुंच जाता है। यही हार्ट यहाँ कर रहा है। अब यहाँ पर इतना प्रेशर तो बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये प्रेशर तो ऐसे बने। तो वही बात हो गई, एक तो पानी को आप पहुंचाओ ऊपर तक और एक पहुंचाए मोटर। तो यहां पर सिर्फ विलाई क्या बना रही है? प्रेशर बना रही है। तो विलाई इतना प्रेशर नहीं बना पाएंगी, इसी कारण अम्बिलिकल वेन के अंदर अम्बिलिकल आर्टरी की तुलना में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? कम होता है। लो, अम्बिलिकल आर्टरी का जो प्रेशर है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, और अम्बिलिकल वेन का जो प्रेशर होता है वो कम होता है। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है, प्रेशर क्रिएटेड बाय, प्रेशर क्रिएटेड बाय, कौन प्रेशर क्रिएट कर रहा है यहाँ पर अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर? बेबी या फीटस लिख लो आप, बेबी हार्ट लिख लो या फीटस हार्ट भी लिख सकते हो, फीटस भी सही, ज्यादा सही रहेगा। बट और अम्बिलिकल वेन के अंदर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो प्रेशर क्रिएट कर रही हैं मूवमेंट ऑफ विलाई, मूवमेंट ऑफ विलाई। इसलिए अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, और अम्बिलिकल वेन के अंदर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अब आपको याद करना है, और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, वो टाइप भी कर दिए होंगे एक आध तो, कि सर वेन भी तो दो होती हैं, आर्टरी दो हैं तो पहले वेन भी दो होती है, बाद में खत्म होती है। लो, उस बारे में भी डिस्कस करते हैं। जो बेबी है वो आपको खुद बताएगा कि मेरे अंदर कितनी आर्टरी है और कितनी वेन है। बेबी है वो खुद बताएगा कि मेरे अंदर कितनी आर्टरी है और कितनी वेन है। कैसे? देखो, और ये भी बताएगा कि ब्लड कौन सा है किसमें, खुद ही बता देगा। देखना, ये देखिए, ये बेबी है, ये है लिप्स। लिप्स की जो स्ट्रक्चर जो बन रही है वो आपको वीक के जैसी दिख रही है। पहली चीज कि स्ट्रक्चर वीक की जैसी दिख रही है, तो V4 हो गया वेन। वेन हो गया, कितने हैं? एक, यहां से पता लग गया हमें, बेबी ने खुद ने ही बता दिया कि भाई मेरे अंदर वेन कितनी है? एक है। दूसरा, बेबी के जो लिप्स हैं
वो रेड कलर के हैं। और रेड जो कलर है वो किसको डिनोट करता है, वो डिनोट करता है ऑक्सीजनेटेड को। तो हम कह सकते हैं कि इन वेन के अंदर जो ब्लड है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लो भाई, दूसरी चीज भी बेबी ने खुद ही बता दी। वो कह रहे हैं कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे। चलो ठीक है। और ये हो गया आर्टरी। यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी एक की जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, तो कितनी है, दो है। तो ये दो क्या हो गई, आर्टरी। और जो आईज जो हैं, वो जो ए है उसके बारे में हनी सिंह जी बता देते हैं। हनी सिंह जी क्या बता देते हैं कि कौन सी ब्लू आईज हिप्नोटाइज, वो गाना है जो आप लोगों ने सबने सुना हुआ है। तो ब्लू आईज है, तो ब्लू हो गया, तो जो ब्लड जो हो गया वो कैसा हो गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो हनी सिंह जी हमें कितनी अच्छी चीज बता रहे हैं, ब्लू आइज हिप्नोटाइज। तो उसने बता दिया कि भाई मैं ब्लू आइज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इससे क्या याद हो जाएगा, आर्टरी याद हो जाएगी कि दो आर्टरी होती है। ब्लू का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो आपको ये इससे याद हो जाएगा, आर्टरी और वेन, आर्टरी एंड। दूसरी चीज, अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर दो आर्टरी और दो वेन होती हैं, बाद में एक खत्म हो जाती है। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि हाँ, आप एकदम सही कह रहे हो। स्टार्टिंग के आप लोगों को भी ये बात पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग के अगर हम 4 मंथ्स तक देखें, जब बेबी 4 महीने तक का रहता है, तब तक दो आर्टरी होती हैं और दो ही क्या होती हैं, वेन होती हैं। लेकिन आपको इसको याद, मेन इसको रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और अगर उसमें दोनों ऑप्शन हैं कि कितनी आर्टरी और कितनी वेन होती हैं, तो आपको ये याद रखना है कि दो आर्टरी और एक वेन होती है। कहीं आप ये करके आ जाओ और कह दो कि 4 मंथ तक का, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं ना, ये उस टाइम तक पढ़ते हैं जब तक कि बेबी का, मतलब कि बेबी की जो मदर है वो टर्म पीरियड में है, तब पढ़ते हैं हम इस स्ट्रक्चर को। इसलिए हमें याद तो वही रखना है, लेकिन समझने के लिए ध्यान रखना है कि शुरू के जो 4 मंथ्स हैं, उन 4 मंथ्स तक बेबी के अंदर दो ही आर्टरी रहती हैं और दो ही क्या रहती हैं, वेन रहती हैं। आर्टरी है तो राइट एंड लेफ्ट आर्टरी, और ऐसे ही वेन भी, राइट अम्बलाइकल वेन, राइट अम्बलाइकन वेन और लेफ्ट अम्बलाइकल वेन। ये लो। अब आप कहोगे सर याद कैसे रखें कि कौन सी गायब हो गई, मैं कहूंगा कि आपको याद रखना ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बता रहा है। खुद क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि लेफ्ट इज लेफ्ट। आपको एक लाइन याद रखनी है, वो लाइन क्या याद रखनी है, लेफ्ट इज लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट ही बची रहती है। ठीक है, लेफ्ट जो वर्ड है उसके दो मीनिंग हो गए, लेफ्ट ही क्या रहती है, बची रहती है। इसका मतलब कौन सी खत्म हो जाती है, ये खत्म हो जाती है आपकी राइट अम्बलाइकल वेन, खत्म हो जाती है। बस्ती कौन सी है, लेफ्ट। कौन सी बस्ती है, कौन सी लेफ्ट रहती है, लेफ्ट, लेफ्ट इज लेफ्ट। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो भी इससे सही हो जाएगा। ये तो बहुत छोटी चीजें हो गई, हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है डिटेल में। हम कभी चीजें अलग पढ़ेंगे जो आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ी होंगी। अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो लगभग आप लोगों ने सभी ने पढ़ी भी होंगी। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में। फीटल सर्कुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये फीटल सर्कुलेशन, कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका ब्लैक। तो यहां पे मैं बना देता हूं एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द, यहां पर मैं किस चीज की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मदर एंड फीटस। क्या कहलाता है, प्लासेंटा कहलाता है। प्लासेंटा क्या होता है ये भी बता देता हूं यहां पे आपको। कनेक्टिंग लिंक, लिंक बिटवीन मदर एंड फीटस, मदर एंड फीटस। और एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लासेंटा एंड फीटस इज नोन एज अम्बलाइकल कॉर्ड। यहां पे मैं बना देता हूं बेबी। ये बेबी, इसका चेहरा छोटा बनाता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये इसकी ब्लू आइज, वो चाहे हिप्नोटाइज करें या नहीं करें वो आपके ऊपर है।
बेबी के हाथ पैर हैं या नहीं है वो बाद में समझेंगे, वो चीज़ें हमें नहीं समझनी, हमें हमारे टॉपिक को समझना है। यहाँ पर रेड कलर का यूज मैं उसके लिए करूंगा जिसमें ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड है। तो हम जानते हैं कि एक ही वेन होती है जिसके अंदर ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। ये लो, ये लो जी, ये नेवल है, ठीक है, नाभि है ये अम्बलाइकस है। और दो क्या होते हैं, आर्टरी होती हैं। लो इनको भी बना देते हैं, यहां से ये दो, एक और ये दूसरी, ये लो साहब, ठीक है। ये ब्लड को इस डायरेक्शन में ला रही हैं और ये ब्लड को लेकर जा रही हैं। ये जो ब्लड जा रहा है इसका नाम है अम्बलाइकल वेन। और यहाँ पर ये जो दोनों स्ट्रक्चर आपको दिख रही हैं ये हैं अम्बलाइकल आर्टरी, जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब हो गया, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब हो गया जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और CO2 की मात्रा ज्यादा। और यहाँ पर जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है, मतलब कि क्या हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और CO2 की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अम्बलाइकल कॉर्ड बन गया। ये जो दूसरा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लासेंट एंड फीटस वो अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड ही इसको यहां तक पहुंचा रही है। अब आगे हम पढ़ते हैं, यहां से ये क्या, अम्बलाइकल वेन यहां से पहुंचती है लीवर के पास। किसके पास पहुंचती है, यहां से लीवर के पास पहुंचती है। लो लीवर को मैं, बेबी का कलर वैसे भी थोड़ा थोड़ा पिंक ही होता है, यहां बना देता हूं। यहां से अम्बलाइकल जो वेन है वो पहुंचती है लीवर में, और लीवर के लेफ्ट क्वाड्रेंट में एंटर करती है। ठीक है, लेफ्ट क्वाड्रेंट में एंटर कर रही है। यहां पर ये कुछ मात्रा में जो ब्लड है उसकी सप्लाई लीवर को करती है। ध्यान रखना, कुछ साइनोसॉइड्स जो होते हैं उन साइनोसॉइड्स के अंदर कुछ स्पेस के अंदर क्या कर देती है, ब्लड को छोड़ देती है। बेबी के बॉडी के लोअर पार्ट से जो ब्लड को लेके जाता है, या एडल्ट में भी कौन लेके आता है, यहां मत बनाओ, एक सेकंड, वो लेके आता है आपका इंफीरियर वेना कावा। सॉरी, इंफीरियर वेना कावा है, तो इसके लिए मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ इंफीरियर वेना
एक तो बड़ा बन निकलता है रबड़ जो इसका है, वो इतना बड़ा रबड़ निकल रहा है, ये इतना बड़ा भी नहीं बना। ये है इंफीरियर वेना कावा। देखो दो स्ट्रक्चर तो ऐसी हो गई जो एडल्ट में प्रेजेंट नहीं है। पहली जो स्ट्रक्चर हो गई वो हो गई अम्बिलिकल वेन, दूसरी हो गई अम्बिलिकल आर्टरी। अब हम बात करेंगे तीसरी स्ट्रक्चर की। तीसरी जो स्ट्रक्चर है वो है आपकी यहां। जो स्पेशल जो स्ट्रक्चर है ना, इन दोनों के अलावा उनको मैं ग्रीन कलर से शो करूंगा ताकि आपको याद रहे कि ये एक अलग स्ट्रक्चर। एक स्पेशल स्ट्रक्चर क्या काम करती है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर क्या काम करती है कि अम्बिलिकल वेन के ब्लड को, यहां से ब्लड गया अम्बिलिकल वेन कुछ मात्रा में लीवर को सप्लाई कर रहा है, बाकी ब्लड को इंफीरियर वेना कावा तक पहुंचा रही है। कहां तक पहुंचा रही है? इंफीरियर वेना कावा तक। ये है आपका इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। देखो इंफीरियर वेना कावा भी एक बड़ी वेन, इंफीरियर का मतलब हो गया कि बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को लेके आ रही है, और सुपीरियर वेना कावा का मतलब हो गया बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लेकर आ रही है और हार्ट तक पहुंचा रही है। ठीक है, वेना कावा का मतलब हो गया बड़ी वेन। ठीक है, तो यहां से ये बॉडी के लोअर पार्ट से, बेबी के बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को लेके आ रही थी। अब अगर ब्लड को लेके आ रही है तो ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ही होगा। ये ब्लड क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। इस ब्लड के अंदर अम्बिलिकल जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? पहुंचा देती है, लेकिन खुद नहीं पहुंचाती। उसके लिए वो एक स्पेशल डक्ट का यूज करती है। किसका यूज करती है? स्पेशल डक्ट का, जिसको मैंने ग्रीन कलर का बना रखा है। डक्ट का मतलब हो गया कनेक्शन। ठीक है, दो ट्यूब हैं, दोनों ट्यूबों के बीच में एक क्या हो गया? कनेक्शन। एक ट्यूब इधर है, एक ट्यूब इधर है, दोनों के बीच में कनेक्शन का काम कर रही है, और ये काम कर रही है आपकी डक्ट। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। कैसे? एक ऐसी डक्ट जो वेन को वेन से जोड़े, एक ऐसी डक्ट जो वेन को वेन से जोड़े। आप कहोगे कैसे सर? इंफीरियर वेना केवा वेन है, अम्बिलिकल वेन भी एक वेन है। ये स्ट्रक्चर क्या काम कर रही है कि एक वेन को दूसरे वेन से जोड़ रही है। ये एक डक्ट है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानेंगे? इसको हम डक्टस वेनोसस के नाम से जानेंगे। डक्टस वेनोसस, एक ऐसी डक्ट जो वेन को वेन से जोड़े, डक्टस वेनोसस कहलाती है। लो साहब, डक्टस वेनोसस ने पहुंचा दिया। अब ब्लड पहुंच गया इंफीरियर वेना कावा में, और इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, आपने एडल्ट में भी यही पढ़ा होगा कि इंफीरियर वेना कावा हो चाहे सुपीरियर वेना कावा हो, दोनों ही जो ब्लड को कहां पहुंचाती हैं? राइट एट्रियम में पहुंचाती हैं। बेबी में भी सेम ही होगा, अलग नहीं होगा। तो मैं यहां पर बना देता हूं जो बेबी है उसका हार्ट। ऐसे मत कहना कि पोजीशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, जो हम वो स्ट्रक्चर बनाएंगे जो सबसे अच्छा समझ में आए, वही स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी अलग है स्ट्रक्चर, इसलिए मैं जो चीज़ जरूरत पड़ेगी वो बनाऊंगा। तो यहाँ पर है राइट एट्रियम और यहाँ है लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे है राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से ये इंफीरियर वेना कावा जिसमें ब्लड मिक्स हो चुका, लेकिन ऐसे नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड नहीं है ऑक्सीजनेटेड ही, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया। जितना ऑक्सीजनेटेड यहां से जा रहा था उतना ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम तक नहीं पहुंचा। अब यहां से जो ब्लड है वो पहुंच गया कहां पे? राइट एट्रियम में। मैं इनको भी मिटा देता हूं क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये हमें बाद में दिक्कत देगा। एक सेकेंड, ये मिट गया, चलो बहुत अच्छा हो गया। तो ये राइट एट्रियम में छोड़ेगा। अब राइट एट्रियम के अंदर ही ब्लड को छोड़ता है कौन? सुपीरियर वेना कावा, जो अपर पार्ट से लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है एडल्ट के अंदर? क्या होता है देखो, एडल्ट के डिफरेंस से समझोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कैसे? एडल्ट के अंदर क्या होगा? सुपीरियर वेना कावा लेके आया और इंफीरियर, ये इंफीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा, दोनों राइट एट्रियम में लेके आए। राइट एट्रियम से ब्लड सीधा कहां आ गया? राइट वेंट्रिकल में। और यहां से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पहुंच गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पहुंच गया? ये लंग्स में।
लेकिन बेबी का लंग्स ये कह रहा है कि भाई मेरे पास ब्लड मत पहुंचाओ। बेबी का ब्लड कह रहा है कि यहां से अगर जाएगा, मैं यहाँ पर लंग्स बना रहा हूं, अब आप ये मत कहना कि ये नीचे कब से पानी पाए जाने लग गए, तो ये तब से पाए जाने लगे जब से आप समझने लगे हो। आपको समझना जरूरी है ज्यादा, ये चीज आप सबको पता है कि कहाँ है। बेबी के लंग्स कह रहे हैं कि रुको, मेरे पास मत भेजो, मैं तो ऑक्सीजनेशन करता ही नहीं हूं, मेरे पास भेजकर क्या करोगे। दूसरा, बेबी के जो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है, मतलब कि जो भी आर्टरी और जो वेन जो होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट रहती हैं। कब? फीटस रहेगा तब तक, जन्म के बाद वो ओपन हो जाती हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण अगर आप ब्लड पहुंचा भी दोगे तो ये क्या रहती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट रहती हैं, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर ब्लड को क्या करती हैं, लेती हैं। आगे क्या है, अवरोध है। बेबी के जो लंग्स है वो कह रहे हैं भाई मेरे पास मत पहुंचाओ, मेरे पास न तो मैं ऑक्सीजनेशन करूंगा, दूसरा मेरे पास तो यहाँ पे क्या है, ब्लॉक लगे हुए हैं, पहुंचाओगे तो मैं पूरा ब्लड ले ही नहीं पाऊंगा, इसलिए कोशिश करना कि मुझे कम से कम ब्लड दो, मुझे इतना दो कि मैं मेरा खुद का काम चला लूं। अब ये तो लफड़ा हो गया कि भाई यहाँ नहीं पहुंचा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी स्ट्रक्चर्स क्रिएट करनी पड़ेंगी जो स्ट्रक्चर्स क्या काम करेंगी कि यहां पर ब्लड कम से कम पहुंचे। अब वो स्ट्रक्चर्स ही क्या कहलाएंगी, संट्स कहलाएंगी। वो क्या कहलाएंगी, संट्स कहलाएंगी। संट्स का अगर हम मतलब देखें, संट का मतलब होता है बाईपास होना। बाईपास का मतलब ये हो गया कि ब्लड यहां मत पहुंचाओ और कहीं उसको क्या कर दो, बाईपास कर दो। जैसे आप जाते रहते हो मान लो, और आप क्या हो जाते हो, यहाँ से बाईपास हो जाते हो। कोई रास्ता मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन आप सीधा यहाँ से यहाँ कोई रास्ता बनाओ, इससे चले जाओ, तो ये क्या हो गया, बाईपास हो गया। तो लंग्स तक नहीं जा रहा, कह रहा है कि आप एक काम करो, लंग्स तक तो पहुंच नहीं रहा, तो आप इसको क्या कर दो, बाईपास कर दो। अब हमें इसको बाईपास करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। पहला, यहां पर जो एडल्ट है इसके बीच में ये पाया जाता है सेप्टम। इस सेप्टम का जो फॉर्मेशन जो होता है, एडल्ट की ही बात कर रहा हूं, वो दो सेप्टम से होता है। एडल्ट की ही अगर हम बात करें तो एडल्ट के अंदर ही यहां देखो, इन सेप्टम का फॉर्मेशन ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट सेप्टम है और एक दीवार खड़ी हो गई, ऐसे नहीं होता, दो सेप्टम से होता है। और ये समझना जरूरी है, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे, क्लोजिंग नहीं समझोगे। लो साहब, कौन सी सेप्टम है, एक जो सेप्टम होता है उसका नाम होता है सेप्टम सेकेंडम। एक का नाम जो मैंने एस बनाया है इसको आप समझो सेप्टम, एस फॉर सेकेंडम। और एक जो सेप्टम है ये होता है, इसका नाम है सेप्टम प्राइमम। ये दोनों मिलते हैं तब ये पूरी दीवार क्या होती है, खड़ी होती है। तो दो हो गए। लेकिन बेबी के अंदर क्या होता है, देखो ये दोनों सेप्टम बनाएंगे, ये एक सेप्टम सेकेंडम और एक ये वाला सेप्टम प्राइमम। लेकिन बेबी के अंदर क्या होता है कि सेप्टम जो सेकेंडम है, जो कि ये कंप्लीट है, देखो इसमें पूरा कंप्लीट है, ये कंप्लीट न होकर इसके अंदर एक छेद पाया जाता है, एक फोरामन पाया जाता है। ठीक है, एक क्या पाया जाता है, फोरामन पाया जाता है। बाकी का कोई सिस्टम गड़बड़ नहीं है, लो बाकी का बना दो वैसे की वैसे, लो। तो सेप्टम सेकेंडम में होल पाए जाने के कारण राइट एट्रियम से और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक चैनल बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। और इस रास्ता बनने से क्या होगा कि जो ब्लड है और जो इंफीरियर वेना कावा है उसके ब्लड का जो फ्लो है वो भी इस डायरेक्शन में होता है। इस डायरेक्शन में होने के कारण जो मैक्सिमम जो ब्लड है वो इस वॉल्व के थ्रू, यहां भी वॉल्व होते हैं आपको पता है सबको, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, टीवी बिफोर बीवी, आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। हम फिरले सर्कुलेशन को जैसे समझते हैं। तो मैक्सिमम जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया। कोई पूछे क्यों पहुंचा, तो वो इसलिए पहुंचा कि ये ब्लड अगर यहां नहीं पहुंचता तो नीचे आता, और नीचे आता तो फिर आगे लंग्स के पास जाता, और लंग्स इनएक्टिव है, काम नहीं करेंगे, इसलिए ये क्या हो गया, बाईपास हो गया। ये हमारा कंसेप्ट हो गया समझने के लिए।
सुपीरियर वेना कावा का जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा का भी मतलब कि काफी हद तक जो ब्लड है वो ऐसे नहीं है कि यहाँ पर मिक्स होके वो किस में जाता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में। लेकिन कुछ मात्रा में जो ब्लड है वो सिर्फ सुपीरियर वेना कावा का नहीं, कुछ मात्रा में इंफीरियर वेना कावा का। मैक्सिमम जो ब्लड है वो इस तरफ डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन कुछ जो ब्लड है वो इस वॉल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ये आ गया राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यहां से ये स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं। हम जानते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में जाना चाहिए, लंग्स में जाना चाहिए। तो दो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, एक है, दो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, एक जो जाती है वो राइट की तरफ और एक जाती है वो लेफ्ट की तरफ। देखो राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये दो बना दिया मैंने, राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये हो गई लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी। लेकिन लंग्स कह रहा है, देखो अभी हम पूरी स्ट्रेस बढ़ेंगे कि अभी भी भाई ब्लड ज्यादा आ रहा है, कोई ऐसी स्ट्रक्चर बनाओ कि ये ब्लड कम हो जाए। तो एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है। ये जो स्ट्रक्चर है, चलो एक चीज बता देता हूं पहले तभी समझ में आएगा। यहां पे लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम से यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी को जो ब्लड लेकर जाता है वो आप सबको पता है कौन लेके जाता है, अरोटा लेके जाता है। कौन लेके जाता है, अरोटा। यहां से ब्लड अरोटा लेके जाता है और पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। ये अरोटा हो गया, अरोटा पूरी बॉडी को ब्लड को क्या करता है, सप्लाई करता है। अब जो ब्लड है वो लंग्स के पास हमें कम से कम पहुंचाना है। एक कनेक्शन तो हमने यहां बना दिया कि भाई दोनों के बीच में चैनल बना दिया, पूरा ब्लड बाईपास हो गया, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया। एक स्पेशल जो स्ट्रक्चर है वो यहां भी पाई जाती है, और इस स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा जो ब्लड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में आया, देखो राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में आया वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड डाइवर्ट हो जाता है किस तरफ, अरोटा की तरफ। अब आप एक चीज समझो सर, इसका नाम क्या है, तो नाम फिर नहीं रटना, ये है आर्टरी। कौन सी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अरोटा इज ऑल्सो ए आर्टरी, एक बड़ी आर्टरी अरोटा कहलाएगी। तो आर्टरी को आर्टरी से जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होगी उसे हम किस नाम से जानेंगे, उसे हम डक्टस आर्टीरियोसस के नाम से जानेंगे। एक ऐसी डक्ट जो आर्टरी को आर्टरी से जोड़ रही है, आर्टीरियोसस, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो आर्टरी से आर्टरी को जोड़ रही है। अब क्या होगा, देखो यहां से मैक्सिमम ब्लड यहां डाइवर्ट हो गया, कुछ बचा हुआ जो ज्यादातर ब्लड है वो अरोटा में पहुंच गया। अब बहुत ही कम अमाउंट में ब्लड, अब बहुत ही कम अमाउंट के अंदर जो ब्लड है वो यहां से लंग्स तक पहुंचेगा। देखो लंग्स के पास यहां पहले भी रेसिस्टेंस है, तो लंग्स क्या करेगा, उस थोड़े बहुत अमाउंट के जो ब्लड है उसको ले लेगा, ठीक है। अब ये ब्लड यहां पर आएगा बिना प्योरिफिकेशन हुए, ठीक है। ये ब्लड यहां पर आया और बिना प्योरीफाई हुए ये इसको वापस भेज देगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहां भेजता है, जैसे एडल्ट में भेजता है वैसे ही हमने एडल्ट में पढ़ते हैं कि 4 पल्मोनरी जो वेन है वो ब्लड को लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में। ऐसे ही जो लंग्स हैं वो चारों पल्मोनरी वेन, तो मैं एक लाइन के द्वारा ही प्रदर्शित कर रहा हूं, इसको दो मत मान लेना, 1 2 3 और ये 4, ये चारों क्या है, पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन। ये लो, ये चारों पल्मोनरी वेन जो थोड़े बहुत अमाउंट में जो ब्लड, बहुत ही कम अमाउंट में जो ब्लड होता है वो कहां लेती हैं, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड किस में आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अरोटा के थ्रू ऐसे पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो हमारी स्पेशल स्ट्रक्चर्स हुई, कौन कौन सी हुई, अम्लाइकल वेन हुई, अम्लाइकल आर्टरी हुई, डक्ट को मतलब ऐसी डक्ट जो वेन को वेन से जोड़ रही है, डक्टस वेनोसस है। इसके अलावा हमने पढ़ा
स्पेशल स्ट्रक्चर फोरामेन ओवेल पढ़ा, जो किस में पाया जाता है, सेप्टम सेकेंडम में पाया जाता है। तीसरी जो स्पेशल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पहली दूसरी और तीसरी, ये वाली जो स्ट्रक्चर जो स्पेशल स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने कहा कि ऐसी डक्ट जो आर्टरी को आर्टरी से जोड़ रही है, पल्मोनरी आर्टरी को अरोटा से जोड़ रही है, डक्टस आर्टेरियोसस कहलाएगी। आगे क्या होगा कि जो अरोटा है बस अभी समाप्त होने ही वाला है, क्लोजिंग वो अच्छे से पढ़ेंगे आगे। ये नीचे की तरफ इसको लेके आएगी, और नीचे बॉडी में पहुंचाती है। लेकिन यहां से एक ब्रांच निकलती है, इंटरनल इलियक आर्टरी। इनका क्या नाम है इन दोनों का, इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी। इस इंटरनल इलियक आर्टरी से दो आर्टरी निकलती हैं, ये एक आर्टरी और ये यहां से इससे दूसरी आर्टरी, ये दूसरी आर्टरी। ये मत कह देना कि सर बॉडी की लोअर पार्ट को तो सप्लाई नहीं हुआ, ये तो यहीं से निकल गई। ये जो रेड कलर से मैं जो शो कर रहा हूं, ये तो लेके जा रही है ना बॉडी के लोअर पार्ट में ब्लड को, देखो ये लेके जा रही है, लोअर पार्ट में ब्लड पहुंच जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहां से ब्लड को अब हमें ऑक्सीजनेशन भी तो करना है, ब्लड को हमें ऑक्सीजनेशन भी तो करना है, पूरी बॉडी को तो सप्लाई हो जाएगा ब्लड, ठीक है, ये अरोटा ही करता रहेगा, इधर नीचे की तरफ जा रही है ये आर्टरीज करती रहेंगी। लेकिन ऑक्सीजनेशन कौन करे, लंग्स ने तो मना कर दिया, तो ये ऑक्सीजनेशन का काम कौन करेगा, प्लासेंटा करेगा। और प्लासेंटा तक पहुंचाने का जो काम करेंगी वो कौन करेंगी, अम्बिलिकल आर्टरीज करेंगी। कितने करेंगी, दो करेंगी, ये एक और ये दो। कई जगह इनको यहाँ पर मतलब बिल्कुल जो जो प्रोक्सिमल जो पार्ट है इनको हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी भी कह देते हैं। तो ये हो गई इंटरनल इलियक आर्टरी की जो ब्रांचेज हैं दो, वो क्या काम करेंगी, यहां से इस ब्लड को लेकर जाएंगी। मैं इसको ब्लू बनाता हूं क्योंकि ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये यहां आएगा और यहां आने के बाद एक्सचेंज होगा, ठीक है, मिक्सिंग नहीं होगी, क्या होगी, एक्सचेंज होगी। यहां पर जो प्लासेंटा है उसका इंटरविलस स्पेस से क्या होगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, यहां पर इनको ऑक्सीजन मिलेगा और ये क्या काम करेंगे, ये CO2 को यहां छोड़ देंगे और ये जो CO2 है ये मदर बाहर निकालेगी। तो यहां से ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं वो वापस ले जाने का क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, मतलब ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये है हमारा फीटल सर्कुलेशन और उसकी स्पेशल स्ट्रक्चर। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं थोड़ी सी टाइम में। बिल्कुल देखो, प्लासेंटा है, अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलिकल वेन से ब्लड आया, लीवर के लेफ्ट लोब में एंटर किया, कुछ मात्रा में लीवर को सप्लाई की, बाकी क्या हुआ, एक स्पेशल डक्ट के द्वारा, ऐसी डक्ट जो वेन को वेन से जोड़ रही है, कौन सी वेन को, आपकी जो अम्बिलिकल जो वेन है उसको आपकी इंफीरियर वेना कावा वेन से जोड़ रही है, डक्टस वेनोसस कहलाएगी। यहां से ये जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा हैं दोनों राइट एट्रियम में आएंगे। राइट एट्रियम में आने के बाद मैक्सिमम जो ब्लड है वो ऐसे नहीं कि इस स्ट्रक्चर से आपको दिख रहा हो कि ब्लड सीधा भाई इंजन की तरह जा रहा है इधर ही जाएगा, नहीं, एक्चुअल स्ट्रक्चर्स भी मतलब कुछ ऐसा ही फ्लो होता है कि इंफीरियर वेना कावा का मैक्सिमम जो ब्लड है वो कहाँ पहुंच जाता है, लेफ्ट एट्रियम में हो जाता है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता, लेकिन जो फ्लो के जो फ्लो का जो वे होता है वो एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है कि मैक्सिमम ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाता है फोरामेन ओवेल के थ्रू। ये जो बीच में जो ओवल है इसका नाम है फोरामेन ओवेल हो गया। यहां से कुछ बचा हुआ ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और वहां से ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। लेकिन लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो एक ब्रांच देती है, ये ब्रांच किससे जुड़ती है, अरोटा से जुड़ती है और यहाँ पर जो यहाँ से जो ब्लड आया था उसकी कुछ जो अमाउंट है वो किस में चली जाती है, अरोटा में। बाकी का बचा हुआ थोड़ा बहुत जो ब्लड है वो लंग्स तक पहुंचता है। लंग्स कोई ऑक्सीजनेशन नहीं करेगा, वापस इस ब्लड को, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी बिल्कुल रेसिस्टेंस है तो थोड़े बहुत अमाउंट में ही ब्लड आएगा रेसिस्टेंस के कारण, पल्मोनरी रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको हम। तो यहाँ से क्या होगा कि ये वापस चार पल्मोनरी जो वेन है इसको लेफ्ट एट्रियम में लाएंगी, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल वापस इसी में मिक्स होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ यहाँ पर ये जो ब्रांचेज हैं ये बाहर की तरफ है जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी हैं, ये अंदर की तरफ इंटरनल इलियक आर्टरी हैं। इंटरनल जो इलियक आर्टरी हैं
इनसे दो ब्रांचेज निकलती हैं और ये जो दोनों ब्रांचेज हैं वो क्या करती हैं, जो भी जो ब्लड है उसको शुद्ध होने के लिए, शुद्ध का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होने के लिए प्लासेंटा तक लेके आती हैं। प्लासेंटा ऑक्सीजनेट करेगा, वापस ब्लड पहुंचाएगा, अम्लाइकल वेन उठाएगी, वापस बॉडी में सप्लाई कर देगी। तो इस प्रकार से जो सर्कुलेशन है वो चलता रहता है। अब मैटर है कि क्लोजिंग होती क्यों है। अब नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोजिंग। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है कि जो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी क्लोजिंग क्यों होती है, क्यों क्लोजिंग हो रही है इन स्ट्रक्चर्स की, तो इनके इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो क्या होगा इसको हम इसी से मैं आपको समझाऊंगा, फिर लिखूंगा यहाँ पे मैं। हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में मैं लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे अम्बलाइकल आर्टरी, और दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो है आपकी अम्बलाइकल। अगर आपको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही हो या इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इन सभी का क्या दूं, आपको सॉल्यूशन दूं। या हैंडराइटिंग खराब है तो मैं उसको अच्छी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जल्दी लिखता हूं तब खराब हो जाती है, धीरे लिखता हूं तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। क्या होगा, जैसे ही बेबी का बर्थ होगा, बेबी के बर्थ होने के बाद हम करेंगे कॉर्ड कटिंग। हमने क्या की, कॉर्ड कटिंग कर दी। ये देखो बेबी कट नहीं किया, यहाँ पर जो कॉर्ड है उसको कट कर दिया। कहीं गुस्से में हो जाओ मेरे से कि सर बेबी को ही कट कर दिया, कॉर्ड को कट कर दिया। कॉर्ड को कट करने का मतलब क्या हुआ, कॉर्ड को कट करने का मतलब यहां पर ये हो गया कि यहां पर जो ब्लड जा रहा था, कहां से, प्लासेंटा से, अम्लाइकल वेन से जो ब्लड जा रहा था वो अब नहीं जाएगा, और जो ब्लड अम्लाइकल आर्टरी में आ रहा था बेबी से वो भी नहीं आएगा। ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया। एक क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों में से जो स्ट्रक्चर हैं वो कौन सी स्ट्रक्चर पहले बंद होती है, दोनों में से कौन सी स्ट्रक्चर पहले बंद होती है, अम्लाइकल आर्टरी पहले बंद होगी या अम्लाइकल वेन पहले बंद होगी, अम्लाइकल आर्टरी पहले बंद होगी या अम्लाइकल वेन पहले बंद होगी। तो इसमें जो मदर जो होती है, हम जानते हैं हमेशा बेबी को ही प्रॉफिट देगी। मदर चाहते हैं कि मेरे बच्चे का भला हो, तो बच्चे के भले के लिए क्या होगा कि बच्चे का भला कब होगा, तब बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, बच्चे को ब्लड मिले, जब बच्चे का भला होगा। अब बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ब्लड कब मिलेगा, वो तब मिलेगा कि यहां से तो ब्लड जाता रहे और यहां से जो ब्लड है वो रुक जाए। देखो यहां से ब्लड रुक गया कि वापस नहीं जा रहा, लेकिन कुछ ब्लड क्या हो रहा है, आ रहा है। तो बेबी को ब्लड क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, बेबी को ब्लड क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि जो अम्लाइकल जो आर्टरीज हैं, अम्लाइकल जो आर्टरीज हैं वो पहले बंद होते हैं और अम्लाइकल वेन बाद में बंद होती हैं। क्यों, क्योंकि अम्लाइकल जो आर्टरी हैं वो पहले बंद हो जाएंगी तो बेबी के बॉडी से ब्लड को इधर प्लासेंटा के थ्रू नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि प्लासेंटा को तो कट कर दिया, उसका कोई काम है ही नहीं। और जो ब्लड अम्लाइकल वेन में है वो बेबी के पास पहुंचेगा, तो बेबी को क्या मिलेगा, ज्यादा मात्रा में ब्लड मिलेगा। तो ध्यान रखना हमेशा कि जो अम्लाइकल आर्टरी जो है, अम्लाइकल आर्टरी में, अम्लाइकल जो आर्टरी हैं ये पहले क्लोज होंगी, फर्स्ट क्लोज। मैं सिर्फ अभी फिजियोलॉजिकल क्लोजर की बात कर रहा हूं। देखो दो प्रकार की क्लोजिंग है, एक है एनाटोमिकली और एक फिजियोलॉजिकली। मतलब क्या है, एनाटोमिकली मतलब जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो गई, ठीक है, वो फाइबर बन गई, वो एनाटोमिकली। और फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी ने काम चलाने के लिए क्या किया है, बंद किया है, तो वो क्या होगा, फिजियोलॉजिकली। तो फिजियोलॉजिकली फर्स्ट कौन सी क्लोज हो गई, अम्लाइकल आर्टरी क्लोज हो गई, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन क्लोज हो जाएगी, अम्लाइकल वेन क्लोज हो जाएगी।
अब क्या होगा कि अम्बिलिकल आर्टरी और जो वेन है, जब इनको कट कर दिया तो इनको कट करने के बाद यहां पर इनको ब्लड नहीं मिल रहा, यहां पर इन दोनों को भी ब्लड नहीं मिल रहा। जब इन दोनों को ब्लड नहीं मिलेगा, जब इन दोनों को ब्लड नहीं मिलेगा तो ये दोनों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई दोनों में ही सेम, यहां पर भी हो गई ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई। अब दोनों में जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी तो दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे, इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी तो दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फाइबर में क्लोज हो जाते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर लिगामेंट्स में क्या हो जाती हैं, ये चेंजेज हो जाती हैं। किस में चेंज हो जाती हैं, लिगामेंट्स में चेंज हो जाती हैं। किस किस लिगामेंट्स में चेंज होती हैं देखते हैं। अम्बिलिकल जो आर्टरी है, और ये भी देखेंगे कि एनाटोमिकली जो क्लोज है वो कितने टाइम में होती हैं। अम्बिलिकल आर्टरी का हो जाता है लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट, लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट। याद करने के लिए याद रख लो कि जो पीके में अमीर खान का हो जाता है वही हो जाता है इसका, लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट में चेंज हो गई अम्बिलिकल आर्टरी। और एक छोटी सी स्ट्रक्चर में और चेंज होती है जिसे हम सुपीरियर वेसिकल आर्टरी कहते हैं। यहां से एक छोटी सी आर्टरी निकलती है, ध्यान रखना, जो नीचे ब्लड सप्लाई करती है, इसे हम बोलते हैं सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। तो दो स्ट्रक्चर के अंदर ये चेंज हो रही है। एक जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया लुल हो गया, लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट हो गया, और दूसरी स्ट्रक्चर एक ये आर्टरी में भी सुपीरियर, मतलब कि ये हमेशा रहेगी, ऐसे नहीं है कि ये बंद हो जाएगी। यहाँ से तो कोई सप्लाई हो नहीं रही, लिगामेंट में चेंज हो गया ये, लेकिन यहाँ पर सुपीरियर वेसिकल जो आर्टरी है वो बन जाती है, तो ये काम आ रही है। अम्बिलिकल जो वेन है इसका बन जाता है लिगामेंटम टीरस। क्या बन जाता है, लिगामेंटम टीरस बन जाता है। और दोनों के अगर हम बंद होने का टाइम पीरियड देखें तो दोनों एनाटोमिकली, देखो दो चीजें हो गई, एक फिजियोलॉजिकली एक एनाटोमिकली। कोई पूछे फिजियोलॉजिकली तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। फिजियोलॉजिकली सिर्फ आप बोलोगे कि जस्ट आफ्टर बर्थ, जस्ट आफ्टर बर्थ, दोनों स्ट्रक्चर के लिए है, ध्यान रखना। और कोई पूछे एनाटोमिकली, तो एनाटोमिकली जो टाइम पीरियड है वो है 2 to 3 मंथ्स। कितना है, 2 to 3 मंथ्स है। तो 2 से 3 महीने बाद ये क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती है। कारण बता दिया, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही। यही सेम काम होता है किसके साथ, डक्टस वेनोसस के साथ। डक्टस जो वेनोसस है, जब इसी को ब्लड नहीं मिल रहा तो ये इसका तो काम ही क्या है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो गया। तो तीसरी जो स्ट्रक्चर है जो बंद हो रही है वो आपकी हो गई डक्टस वेनोसस। ध्यान रखना, दोनों जो डक्टस हैं, चाहे डक्टस आर्टेरियोसस हो और चाहे डक्टस वेनोसस हो, इनको याद करना तो बिल्कुल सिंपल है। आर्टेरियोसस से लिगामेंटम आर्टेरियोसस में चेंज हो जाएगा, और अगर वेन है मतलब वेनोसस है तो लिगामेंटम वेनोसम में चेंज हो जाएगा। तो इनको तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर जो बनेगी उसका नाम होगा लिगामेंटम वेनोसम। इसका क्या नाम होगा, लिगामेंटम वेनोसम नाम होगा। तो उसके ही जस्ट कुछ समय बाद में जो लिगामेंटम जो वेनोसम है वो भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। 3 स्ट्रक्चर हो गई।
अब हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और उनकी बंद होने का भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंस है, वो हमारे लिए समझना भी क्या है, बहुत जरूरी है। इनकी तरह नहीं है कि आपने एक बार में किया और हो गया, ऐसे नहीं होता। इनमें ये क्या लेगा, थोड़ा टाइम पीरियड लेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फोरामेन ओवेल, कि फोरामेन ओवेल कैसे बंद होगा। एक सेकेंड, इसको वैसे ही बनाता हूं मैं जैसे हमने पहले बनाया था, ताकि आपको समझ में आए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फोरामेन जो ओवेल है, वो दो, जो ये सेप्टम जो है जो आर्टरी के बीच में इंटर आर्टीरियल जो सेप्टम है, ये दो सेप्टम के द्वारा बनता है। पहला जो सेप्टम है इसका नाम है सेप्टम सेकेंडम, सेप्टम सेकेंडम, और दूसरा जो सेप्टम है इसका नाम है आपके सेप्टम प्राइमम, सेप्टम प्राइमम। तो फीटस के अंदर हम जानते हैं कि यहां से ब्लड जो सुपीरियर वेना का और इंफीरियर वेना का वश आता है, और इस प्रकार से ब्लड क्या होता है, पहुंचता है। अब क्या होगा कि यहां से जो जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड होंगे। जब लंग्स एक्सपेंड होंगे तो लंग्स के का जो रेसिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। लंग्स का जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और रेसिस्टेंस खत्म होने के कारण यहां पर इनको क्या मिलेगा, ज्यादा मात्रा में ब्लड मिलेगा। और दूसरा, अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में जो कनेक्शन है, ठीक है, ये वाला जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में ये जो कनेक्शन है, जिसका हमने क्या नाम दिया था, डक्टस आर्टीरियोसस, ये कनेक्शन भी बंद हो गया। ठीक है, अभी आप कैसे बंद हो गया वो मैं आपको समझाऊंगा। मान लो ये कनेक्शन भी बंद हो गया, और जितना भी जो ब्लड है वो लंग्स तक पहुंच रहा है। अब लंग्स तक क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, लंग्स तक ब्लड पहुंच रहा है। लंग्स जैसे ही बेबी फर्स्ट क्राई करेगा, फर्स्ट क्राई करते ही बेबी के जो लंग्स वो एक्सपेंड होंगे, और एक्सपेंड होते ही वो ऑक्सीजनेशन करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ऑक्सीजनेशन स्टार्ट हो गया। ऑक्सीजनेशन स्टार्ट करने का मतलब यहां पर ये हो गया कि अब जो ब्लड है, अब जो ब्लड है वो क्या होगा, ये ब्लड लंग्स तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा, लंग्स तक पहुंचेगा। और ये स्ट्रक्चर भी हो गई ब्लॉक। तो यहां पर ये जो ब्लड था, जो यहां से जो पल्मोनरी आर्टरी से अरोटा तक जा रहा था, वो भी नहीं जा रहा। जब पल्मोनरी आर्टरी से अरोटा तक ब्लड नहीं जा रहा तो लंग्स तक ब्लड पहुंचेगा, और लंग्स इस ब्लड को करेगा प्योरीफाई। और जब लंग्स ब्लड को क्या करेगा, प्योरीफाई करेगा, प्योरीफाई करेगा, तो ये जो ब्लड है जो पहले बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, वो अच्छी मात्रा में किस में आ जाएगा, पल्मोनरी वेन में। दूसरा, जैसे ही लंग्स एक्सपेंड होते हैं, तो मैंने जो आपको यहाँ पर पहले एक रेसिस्टेंस दिखाया था कि यहाँ के पल्मोनरी सर्कुलेशन में रेसिस्टेंस है, लंग्स के एक्सपेंड होते ही ये जो रेसिस्टेंस है वो भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस भी यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और ये क्या हो जाती हैं, बिल्कुल ओपन हो जाती हैं। जब ये यहां से ये रेसिस्टेंस खत्म हो गया और ये ओपन हो गया, तो अधिक मात्रा में जो ब्लड है वो इस तरफ आएगा, क्योंकि पहले यहाँ पर रेसिस्टेंस था तो लंग्स ब्लड को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर रेसिस्टेंस हो गया खत्म, और लंग्स काम भी कर रहे हैं, लंग्स कह रहे हैं अब ब्लड पहुंचाओ। तो यहां से जो अधिक मात्रा में जो ब्लड शिफ्ट हो रहा था, उतनी मात्रा में शिफ्ट ब्लड नहीं होगा, और जो ब्लड है वो लंग्स तक पहुंचेगा, क्योंकि यहां का कनेक्शन भी हो गया बंद, रेसिस्टेंस है वो भी खुल गया। अब लंग्स के पास ब्लड हो गया ज्यादा मात्रा में। लंग्स ने इस ब्लड को शुद्ध किया, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में पहुंचाया, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाया, ये राइट एट्रियम है। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो प्रेशर है वो राइट एट्रियम की तुलना में ज्यादा हो जाएगा। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो प्रेशर है वो राइट एट्रियम की तुलना में ज्यादा हो जाएगा। कारण है कि इसको अब जो ब्लड की जो अमाउंट है वो बढ़ गई, ब्लड की अमाउंट बढ़ेगी तो ब्लड बनाएगा प्रेशर,
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपने सुना है कि जो भी फ्लूइड है जो अमाउंट जो प्रेशर बनाता है वही कहलाता है, तो ब्लड का प्रेशर ही ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब यहाँ पर प्रेशर हो गया ज्यादा, यहाँ पर जो प्रेशर हो गया ज्यादा हो गया, तो जो ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ कब आ रहा था कि यहाँ पर प्रेशर था कम। ठीक है, ये है बिफोर। देखो मैं आपको दोनों चीजें समझाता हूं। बिफोर क्या था कि यहाँ पर जो प्रेशर था वो ज्यादा था, यहाँ पर प्रेशर कम था, इसलिए ब्लड है वो ऐसे जा रहा था। लेकिन जैसे ही लंग्स ने काम करना स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही क्या हुआ, यहाँ का प्रेशर हुआ कम, राइट एट्रियम का प्रेशर हुआ कम, और लेफ्ट जो एट्रियम है उसका जो प्रेशर है वो बढ़ गया। अब लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा तो हमेशा ब्लड का जो फ्लो होता है, जो मूवमेंट होता है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो अब ये इस प्रकार से मूवमेंट करेगा। जब ये इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा था तो इस दौरान क्या हो रहा था कि यहां से जो सेप्टम सेकेंडम है इससे ब्लड जा रहा था, और यहाँ का जो सेप्टम प्राइमम है ये ब्लड के कारण ओपन और हो रहा था। जैसे क्लोज नहीं, क्या हो रहा था, ज्यादा ओपन और हो रहा था, क्योंकि ब्लड का यहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था तो ये ओपन। लेकिन जब जब डायरेक्शन चेंज हुई, जब डायरेक्शन क्या हुई, चेंज हुई, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में जब ब्लड फ्लो करना स्टार्ट करता है तो यहां पर इसके ऊपर पड़ता है प्रेशर पीछे की तरफ से, और यहां पर जब इसकी तरफ प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर पड़ने के कारण क्या होगा कि ये इससे बिल्कुल जुड़ जाएगा या स्टिक हो जाएगा, और फोरामेन जो ओवेल है जिससे ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ आ रहा था वो हो जाएगा ब्लॉक। और यहां से जो ब्लड है ये कोशिश करेगा जाने की, लेकिन इसको सेप्टम प्राइमम कहेगा नहीं जाने नहीं दूंगा, तुझे जाने नहीं दूंगा। तो अब ब्लड यहां से इस तरफ क्या नहीं करेगा, एंटर नहीं करेगा। तो सेप्टम प्राइमम ही इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। रीजन अगर आपसे कोई पूछे तो इसका रीजन बताओगे कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर लंग्स के एक्टिव हो जाने के कारण पल्मोनरी वेन से जो ब्लड है वो ज्यादा मात्रा में पहुंचता है, जिससे लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा हो जाता है और राइट एट्रियम में प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक अगर लाइन में कहें तो एक लाइन में हम ये कह सकते हैं रीजन क्या है, इंक्रीज प्रेशर इन इंक्रीज प्रेशर इन लेफ्ट एट्रियम देन राइट एट्रियम। क्लोजिंग ऑफ फोरामेन ओवेल जस्ट आफ्टर बर्थ ही ये हो जाता है। कैसे, फिजियोलॉजिकली। एनाटॉमिकली क्या होगा, अब इस फोरामेन ओवेल का कोई काम नहीं रहा, फोरामेन ओवेल यहाँ पर हो गया फ्री, ये सिस्टिक हो गया, अब फोरामेन ओवेल का कोई काम ही नहीं है। तो धीरे धीरे ये फोरामेन ओवेल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे फोसा ओवेलिस। क्या बोलेंगे, फोसा ओवेलिस बोलेंगे। और फोसा जो ओवेलिस है, ये अगर हम कहें कि फोरामेन ओवेल कंप्लीटली कब चेंज हो जाता है, तो जो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 1 ईयर। क्या होगा, 1 ईयर। तो 1 साल के अंदर फोरामेन ओवेल है वो फोसा ओवेलिस बन जाता है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं रहता। और बॉडी में जिसका कुछ काम नहीं रहता, बॉडी इसको कह देती है अब आपका कोई काम नहीं है तो आप रेस्ट करो, तो वही रेस्ट कर लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर समझने के लिए, अगर हम कोई सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लें जिसको हमें क्लोज करना जरूरी है, तो वो हमारी जो स्ट्रक्चर होगी वो हमारी स्ट्रक्चर होगी ये, जिसका नाम है डक्टस आर्टीरियोसस। अब हमें डक्टस आर्टीरियोसस को क्या करना है, क्लोज करना है। आपको समझाने के लिए मैं पीछे ले गया था कि कहाँ पर है, कहीं कहीं बच्चों को पता ही नहीं होगा चल क्या रहा है। तो क्लोजिंग ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस है क्या, मैंने आपको बताया एक ऐसी डक्ट जो 2 आर्टरी के बीच में प्रेजेंट है। तो पहले क्लोज तो तब करोगे जब आप इसको ओपन करोगे, तो ओपन करना बहुत जरूरी है।
और ओपन करने के लिए आपको समझना जरूरी है कि ये ओपन है क्यों, तो मैं आपको वही समझाऊंगा पहले, ठीक है। मैं ऐसे ही बनाता हूँ डायग्राम, ऐसे नहीं है कि मेरे से बिल्कुल क्लियर बनते हों, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, बस इतने बन जाएं वो काफ़ी हैं। ये है आपका राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये फोरामेन ओवलिस, ठीक है। यहाँ से राइट पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ से लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये अरोटा, और यहाँ पर इससे एक कनेक्टिंग लिंक है, इस लिंक का जो नाम है वही है आपका डक्टस आर्टीरियोसस, डक्टस आर्टीरियोसस, डक्टस आर्टीरियोसस यही है। अब इसको हम समझते हैं, ये ओपन क्यों है। तो ओपन होने के अगर हम रीजन देखें, तो ओपन होने के रीजन हैं वो क्या है। सबसे पहला रीजन ये है कि ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है। ऑक्सीजन सेंसिटिव का मतलब क्या है कि ये कहती है कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, ऑक्सीजन की अगर कंसंट्रेशन कम होगी मतलब मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। एक तो 100% कंसंट्रेशन होना, 80% कंसंट्रेशन होना, तो मैं क्या रहूंगी, ओपन रहूंगी। और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगी तो मेरी जो स्मूथ जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, एक तो रिलैक्स होना और एक कॉन्स्ट्रिक्ट होना। कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो बंद होगी, रिलैक्स होगी तो खुली रहेगी। तो पहला काम कह रहा है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम रखो, मेरी मसल्स क्या रहेंगे, अगर ओपन रहेंगी। और अगर जैसे ही ऑक्सीजन की अमाउंट को आप बढ़ाओगे, ऑक्सीजन के अमाउंट को आप अगर बढ़ाते हो तो मेरी स्मूथ मसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। पहली बात कह रहा है कौन, ये कह रहा है खुद डक्टस आर्टीरियोसस, मैं नहीं कह रहा। दूसरा, डक्टस आर्टीरियोसस के अंदर एक प्रोस्टेग्लैंडिन पाया जाता है जिसको हम PGE2 के नाम से जानते हैं। कभी हम प्रोस्टेग्लैंडिन के बारे में अच्छा सा समझेंगे। ऐसे मान लो बॉडी के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स हैं जिनकी खोज प्रोस्टेट ग्लैंड में हुई थी, बाद में पता लगा कि ये सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड से सीक्रेट नहीं होते, बॉडी के काफी पार्ट से सीक्रेट होते हैं, लगभग हर सेल बॉडी की प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट करती है लगभग, ठीक है। उस पहली बार जब इसको खोजा गया था तो वो सीमन में खोजा गया था, और सीमन को पार्ट माना गया था, किसका, सीमन को, मतलब कि जो प्रोस्टेट जो ग्लैंडिन्स है, सीमन को पार्ट माना जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो उन्होंने कह दिया कि भाई सीमन में प्रेजेंट है मतलब ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, उससे सीक्रेट होता होगा, तो उन्होंने इसका नाम प्रोस्टेग्लैंडिन्स दे दिया। लेकिन बाद में पता चला ऐसा सही नहीं है, कभी अच्छी तरह से हम इसे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप समझो। प्रोस्टेग्लैंडिन E2 भी सेम बात ही कहता है कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है तो मैं क्या रहूंगा, इन मसल्स को रिलैक्स रखूंगा, ओपन रखूंगा, तो ये क्या रहेंगी, ओपन रहेंगी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो लंग्स हैं वो होंगे एक्सपेंड। लंग्स जब एक्सपेंड होंगे तो यहां पर जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में। एक चीज और है तीसरी, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। राइट एट्रियम से ब्लड है वो, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, और राइट वेंट्रिकल से राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी किसके पास लेके आई, इसको लंग्स के पास लेके आई। लंग्स ने इस ब्लड को क्या किया, ऑक्सीजनेट किया, और ऑक्सीजनेट करके इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो पल्मोनरी जो वेन है उसके थ्रू लेफ्ट एट्रियम में भेजा, और साथ में कुछ केमिकल्स भेजे। उन केमिकल्स को हम ब्रेडिकाइनिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ब्रेडिकाइनिन के नाम से जानते हैं। ये जो ब्रेडिकाइनिन है इनका फॉर्मेशन कर रहा है लंग्स, लंग्स फॉर्मेशन करेगा, पल्मोनरी वेन में भेजेगा, पल्मोनरी वेन से ये एक तो इस ब्लड की जो ऑक्सीजनेशन है वो ज्यादा होगी, क्योंकि पहले यहां पर जो ब्लड था उसकी ऑक्सीजनेशन क्या थी, कम थी, लेकिन ऑक्सीजनेशन का काम करने लग गया लंग्स। अब यहां पर ये जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम, फोरामेन ओवल क्लोज हो चुका है, ये जब फोरामेन ओवल क्लोज हो चुका है तो यहां पर जो ब्लड है वो सारा क्या है, बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड है।
कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड है, कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, साथ में इसमें ब्रेडिकाइनिन है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आएंगे। दूसरा, ये यहां पर पूरा क्या हो गया है, ओपन हो गया है, तो अब ये बहुत ही कम अमाउंट के अंदर जो ब्लड है वो यहां पर पहुंचाएगा। क्यों पहुंचाएगा, जब रास्ता ही आगे खुला हुआ है तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड इस तरफ आता है तो ये देखता है कि यहां पर ये ब्लड इस तरफ आ नहीं पा रहा है, यहां का जो प्रेशर है, अरोटा का प्रेशर है वो ज्यादा होता है, और डक्टस जो आर्टीरियोसस है उसका प्रेशर हो गया कम। तो हमेशा मूवमेंट किस तरफ होती है, ज्यादा से कम की तरफ। पहले उल्टा था, यहां रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस होने के कारण यहां का प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि यहां पर तो ब्लॉक हो गया, तो यहां पर अगर जब ब्लॉक हो गया तो यहां पर जो प्रेशर है वो क्या था, ज्यादा। लेकिन जैसे ही ब्लॉक खुला तो ये प्रेशर हो गया कम। अब अरोटा के अंदर तो अच्छा प्रेशर होता है, तो अरोटा क्या काम करेगा, इस ब्लड को यहां पहुंचाएगा। अब जब ब्लड यहां पहुंच रहा है तो क्या क्या चीजें हो रही हैं, पहला, ब्लड के पास, या फिर हम कहें कि जो ब्लड आर्टीरियोसस है, जो डक्टस आर्टीरियोसस है उसके पास ब्रेडिकाइनिन पहुंचेगा। ब्रेडिकाइनिन क्या काम करता है, वो क्लोजिंग का काम करता है, किसको, डक्टस आर्टीरियोसस को। तो पहला काम तो किसने किया, ब्रेडिकाइनिन ने। ब्रेडिकाइनिन कह रहा है भाई मैं कोशिश करता हूं, अगर मुझे सपोर्ट मिले तो मैं कोशिश करूंगा इसको बंद करने की। अब सपोर्ट इसको कह रहे हैं, हाँ हम देते हैं सपोर्ट। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रति यहाँ की जो मसल्स हैं वो क्या है, सेंसिटिव हैं, डक्टस आर्टीरियोसस की मसल। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है तो ओपन रहेंगी, लेकिन हम जानते हैं कि लंग्स के काम करने के बाद और फोरामेन ओवल के क्लोज होने के बाद ये जितना भी ब्लड है ये कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों, कहीं ये मिक्स तो हो ही नहीं, अभी यहां से तो क्लोज ही हो गया, पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसकी अमाउंट बढ़ी, और उसकी अमाउंट अगर बढ़ेगी तो मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, ये भी इसको क्या करेगा, क्लोज करेगा। और बाकी का जो बचा खुचा काम है वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ने कर दिया। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 भी क्या कहता है कि ऑक्सीजन की कम कंसेंट्रेशन में काम करूंगा, लेकिन यहां पर तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो E2 है वो फंक्शन करना क्या कर देगा, कम, और वो कम करेगा तो यहां पर क्या होगी, क्लोजिंग। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इसको ओपन रखता है, लेकिन अब वो काम तब करेगा जब ऑक्सीजन कम रहेगी। वो कह रहा भाई ऑक्सीजन आ गई और ऑक्सीजन के आगे मैं हो जाता हूं फेल, मैं नहीं करूंगा काम, देखो अब मैं तो इसको ओपन रख नहीं सकता। तीनों फैक्टर काम करेंगे, ब्रेडिकाइनिन काम करेगा, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ा हुआ है वो काम करेगा, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो बढ़ी हुई ऑक्सीजन में इतना काम नहीं कर पाएगा। तीनों फैक्टर इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और आपका डक्टस जो आर्टीरियोसस है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा अभी। अब नेक्स्ट ये चीज बनती है कि डक्टस आर्टीरियोसस क्लोज होके बनता क्या है, उसका रेमिनेंट क्या बनता है। तो डक्टस जो आर्टीरियोसस है बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि डक्टस वेनोसस उसी की तरह याद करना है। आर्टीरियोसस, इससे बनता है आपका लिगामेंटम, लिगामेंटम आर्टीरियोसम, लिगामेंटम आर्टीरियोसम। क्लोजिंग कब होती है, वही दोनों, देखो फिजियोलॉजिकली है तो सभी जस्ट आफ्टर बर्थ हैं, ऐसे नहीं कि एक सारे ही बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बात यहाँ पर एनाटोमिकली की कर रहे हैं तो एनाटोमिकली ये लगभग 1 से और 3 महीने में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। 1 to 3 मंथ में बिल्कुल कंप्लीटली क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। एक बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, और वहां पर उन्होंने बहुत दिमाग से क्वेश्चन पूछा, उन्होंने न तो 1 मंथ दिया ऑप्शन में, न 2 मंथ दिया, न ऑप्शन में 3 मंथ दिया, 1 2 3 कोई नहीं, उन्होंने ऑप्शन में दिया 28 डेज। तो उन्होंने इसका आंसर क्या माना था, 28 डेज माना था। तो इससे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इनमें अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो क्या फोसा ओवेलिस इंपॉर्टेंट है, क्या उसके बाद फिर डक्टस आर्टीरियोसस ही इंपॉर्टेंट है, और किसी का टाइम पीरियड एग्जाम में कभी भी नहीं पूछते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं कि आज हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि फीटल सर्कुलेशन क्या है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, फीटस पढ़ेंगे, इनके अंदर क्या डिफरेंसेस है वो पढ़ेंगे, कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया कि फीटस क्या होता है, अगर हम
ये जो पहला जो डेट है इसको हम LMP मानते हैं। अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है उसका पहला दिन माने तो जो ओवुलेशन है उससे 2 वीक तक का जो टाइम पीरियड है वहां तक ओवम कहलाता है, 3 वीक से 8 वीक तक एम्ब्रियो कहलाता है, और 9 वीक से बर्थ तक क्या कहलाता है, फीटस कहलाता है। इसके बाद हमने बात की सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, कि ब्लड सर्कुलेट क्यों होता है। तो ब्लड सर्कुलेट होता है ऑक्सीजन के लिए, फूड के लिए, CO2 के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट के लिए होता है। और यहाँ पर एडल्ट सर्कुलेशन का जो मीनिंग है वो है जस्ट आफ्टर बर्थ या न्यूबॉर्न बेबी में। एडल्ट सर्कुलेशन में इसमें मेन जो डिफरेंस जानते हैं तो वो यही है कि यहाँ पे जो लंग्स है वो काम करते हैं, यहाँ पे प्लासेंटा काम करता है। ठीक है, वो मैंने आपको सबको ये चीज़ें समझा दी हैं। इसके बाद हमने देखा कि कभी भी जो ब्लड है उसका एक्सचेंज नहीं होता है, उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन है, CO2 है, या फिर जो भी जो वेस्ट जो प्रोडक्ट हैं उनका ही हमेशा क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि अगर हम इनमें अगर प्रेशर की बात करें कि अम्लाइकल वेन में ज़्यादा प्रेशर होता है या अम्लाइकल आर्टरी में ज़्यादा प्रेशर होता है, तो हमने ये देखा है कि अम्लाइकल आर्टरी के अंदर जो प्रेशर है दैट इज क्रिएटेड बाय बेबी हार्ट, इसलिए ज़्यादा होगा। अम्लाइकल वेन के अंदर जो प्रेशर है दैट इज क्रिएटेड बाय मूवमेंट ऑफ विलाई, इसलिए इसमें प्रेशर कम होगा। इसके अलावा आर्टरी और जो वेन है वो हमने समझी कि कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया कि 4 मंथ से पहले। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो ताकि आपको याद रहे, बिफोर 4 मंथ 2 आर्टरी 2 वेन के अंदर राइट अम्लाइकल वेन, लेफ्ट अम्लाइकल वेन, याद रहेगी लेफ्ट इज लेफ्ट, 2 आर्टरी होती है, एक वेन होती है। इसके बाद हमने पूरा सर्कुलेशन पढ़ा है, जो फिटल जो सर्कुलेशन है इसके बारे में, कि कैसे सेप्टम सेकेंडम होता है, सेप्टम प्राइमम होता है, और ये मैंने आपको समझाया। अभी हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो है ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपको खुद को भी इससे क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर हमने इनकी क्लोजिंग देखी कि अम्लाइकल जो आर्टरी है वो कैसे क्लोज होती है, और जो सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे कैसे क्लोज होती हैं, उनके रीजन क्या है और क्यों क्लोज होती हैं, ये सब हमने पढ़ा। अभी ये वीडियो जो है ये काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं आपको आज क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। अगली जो वीडियो है, अगर हम कोई भी जो टॉपिक है वो लेंगे, उस टॉपिक के साथ में उस टॉपिक के साथ में ही हम क्या करेंगे कि वो जो क्वेश्चंस वो भी सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, या अलग से एक वीडियो बना देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।